नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज दिन भर किस तरह का कारोबार रहा बाजार में और दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। साथ ही मार्केट एक्सपर्ट्स के व्यू क्या बन रहे हैं बाजार पर, ये भी हम आपको एक एक करके सुनवाएंगे। लेकिन इस वक्त बाजार पर नजर डालें तो आज लगातार दूसरे दिन था जब हमने कमजोरी देखी। निफ्टी करीब 85 अंक टूटकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी 277 अंकों की वीकनेस दिखी और सेंसेक्स की बात करें तो वहां पर 250 अंकों की गिरावट आज थी। निफ्टी में चढ़ने और गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज मजबूती थी। टाइटन में करीब 2% की मजबूती यहां पर थी। इसके अलावा एलएनटी, एनटीपीसी, बजाज ऑटो और आयशर, ये कुछ स्टॉक्स थे जो कि आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। वही गिरने वाले शेयरों में आज फिर से दबाव था। अदानी ग्रुप के शेयरों में अदानी एंटरप्राइजेस 7% कमजोर, अदानी पोर्ट्स में 5% की कमजोरी और उसके बाद एसबीआई, इन्फोसिस और टीसीएस भी आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर देखेंगे तो हर एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 3 शेयर्स ऐसे थे जो कि गिरावट पे कारोबार कर रहे थे। तो 1:3 का रेशियो था और ज्यादातर जो शेयर्स थे वहां पर आज हमने दबाव ही देखा। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में भी आज कमजोरी ही देखने को मिली है। मार्केट के कुछ और एक्शंस पर नजर डालें तो आज निफ्टी आईटी इंडेक्स आज का टॉप लूजर था और यहाँ पर हमने देखा कि इन्फोसिस और टीसीएस में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। जो ग्लोबल क्यूज आ रहे थे वो भी कमजोर थे। नैस्डैक में हमने काफी कमजोरी देखी और उसी का असर आज भारतीय आईटी सेक्टर पर भी देखने को मिला। इसके बाद कोफोर्ज, ये स्टॉक में भी आज गिरावट थी और ब्लॉक डील में हिस्सेदारी बिकने की खबर के बाद आज हमने देखा कि 25 मई 2022 के बाद सबसे बड़ा गिरावट आज हमने कोफोर्ज में देखी है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालें तो सिटी यूनियन बैंक में भी आज काफी ज्यादा कमजोरी थी। 15% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। मैनेजमेंट ने लोन ग्रोथ गाइडेंस घटा दी है और इसके अलावा बेहद ही कमजोर नतीजे आए जो कि चौंकाने वाले थे, जिसके चलते हमने सिटी यूनियन बैंक में एक बड़ी गिरावट देखी। लेकिन मजबूत नतीजों का असर जिन स्टॉक्स में देखने को मिला उसमें ऑयल इंडिया, देखिए वहां पर अच्छी शानदार तेजी थी और काफी अच्छे नतीजों के चलते आज हमने देखा कि यहाँ पर भी करीब 7 से 8% की बढ़त देखने को मिली और दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स ऑयल इंडिया के। वहीं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और इन्फोएज, यहाँ पर भी नतीजे बेहद ही कमजोर आए हैं और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी आज हमने देखा कि 8% का दबाव था और इन्फोएज में भी आज कमजोरी देखने को मिली। वही निफ्टी के चढ़ने और गिरने वाले शेयरों के बारे में हमने आपको बताया ही। मिड कैप में कुछ और शेयर्स जहां पर की अच्छी तेजी थी, उसमें नैल्को के भी नतीजे अनुमान से बेहतर नजर आए, जिसके चलते वहां पर अच्छी तेजी थी। डिलीवरी ने भी अपने नतीजे घोषित किए। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी पॉजिटिव ही थी, जिसके चलते आज यहां पर हमने मजबूती के साथ कारोबार होते हुए देखा। गुजरात गैस के नतीजे दिन के दौरान आए और यहाँ पर भी अच्छी मजबूती थी और इसके अलावा औरोबिंदो फार्मा के भी नंबर्स आए और औरोबिंदो फार्मा के स्टॉक में भी हमने अच्छी तेजी देखी। तो ये थे मिड कैप स्पेस में कुछ चढ़ने वाले शेयर्स। तो ये था दिन भर का एक्शन। आज दूसरे दिन वीकनेस देखने को मिली। सबसे ज्यादा दबाव आईटी, रियल्टी और सरकारी बैंक से देखने को मिला। अब देखना होगा, आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र तो काफी कमजोर रहा है। अब देखना होगा इस पूरे हफ्ते काफी बड़े क्यूज, इकोनॉमी क्यूज भी आएंगे यूएस बाजारों से, उस पर ग्लोबल मार्केट और भारतीय बाजार कैसे रिएक्ट करेंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये तो मार्केट का अपडेट था, लेकिन इस बाजार में दिग्गज मार्केट निवेशक क्या कह रहे हैं ये भी हम आपको एक एक करके सुनवा देते हैं। और व्हाइट ओक कैपिटल के फाउंडर विकास खेमका का कहना है कि बाजार में मंदी का डर पहले से कम हुआ है। साथ ही निवेशकों को निवेश से पहले कंपनी के गवर्नेंस को समझना बेहद जरूरी है। बेहतर गवर्नेंस वाली कंपनियों से ही बेहतर रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। जो रिसेशन फियर्स थे ग्लोबली लास्ट ईयर, जो काफी जिसके वजह से इन्वेस्टर्स लोग कंसर्न थे, एंड ऑब्वियसली मार्केट्स ग्लोबली लास्ट ईयर, हालांकि इंडियन मार्केट काफी ठीक रहा लास्ट ईयर, इतनी गिरावट नहीं आई, पर ग्लोबली मार्केट्स काफी नरम थे रिसेशन के डर के चलते। पर जो फिगर्स आ रहे हैं साइमल्टेनियसली, इन्फ्लेशन भी थोड़ा कम हो रहा है, इन्फ्लेशन का रिस्क भी कम हो रहा है, और जो इकोनॉमिक नंबर्स आ रहे हैं दे आर होल्डिंग अप बेटर देन द फियर्स, एंड दैट इज व्हाट जो आईएमएफ के प्रोजेक्शंस है वो दिखा रहे हैं कि शायद रिसेशन इतना खराब नहीं होगा। अब भी जो संकेत मिल रहे हैं उस हिसाब से,
तो ग्लोबल इकोनॉमी इज डूइंग बेटर देन व्हाट वाज फियर्ड लास्ट ईयर, ऐसा कहना उचित होगा। बिल्कुल, तो ये थे प्रशांत खेमका बाजार पर अपनी राय देते हुए। लेकिन इस बीच न्यू एज टेक कंपनियां काफी फोकस में हैं। एक बार आपको दिखा देते हैं कि उनका प्रदर्शन कैसा रहा, किन कंपनियों के नतीजे अच्छे रहे और किसने निराश किया। इस पर एक डिटेल रिसर्च लेकर शरद हमारे साथ मौजूद हैं। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, न्यू एज टेक कंपनीज़ की जो है ओवरऑल तीसरी तिमाही के नतीजे मोरलेस कंप्लीट हो चुके हैं। आज नायका का भी रिजल्ट आएगा, लेकिन क्या परफॉर्मेंस हुई है उस पर बात करेंगे। पेटीएम की बात करें तो मजबूत नतीजे आए हैं और एबिडा की जो गाइडेंस होती है प्रॉफिटेबिलिटी की, वो 3 क्वार्टर आगे ही आ चुकी है। अब बात करें जोमेटो के तो ओवरऑल तो नंबर्स कमज़ोर हैं, लेकिन सेकेंड क्वार्टर देखे FY24 के लिए तो यहाँ पे जो है उनका एबिडा मुनाफा का लक्ष्य है, तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट रहेगी। इसके अलावा पीबी फिनटेक की बात करते हैं, उनके नतीजे आए वीकेंड में, शानदार नतीजे देखने मिले थे और एबिडा मुनाफा के लिए जो उनका टारगेट रखा है वो रखा है 4th क्वार्टर FY23 के लिए। और डिलीवरी की बात करें तो अनुमान मुताबिक नंबर्स आए हैं, इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है, लेकिन उन्होंने कोई गाइड नहीं किया है कि कौन सा टाइमलाइन रहेगा, पर वो कह रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में जो है वो एबिडा पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन ये पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी इन चारों स्टॉक्स में क्या है, इस पर फोकस करते हैं। पेटीएम की गाइडेंस हासिल हो चुकी है। जोमेटो की बात करें तो जनवरी में उनके अगर ब्लिंकिट बिजनेस को निकाल दें तब वो जो है एबिडा पॉजिटिव हो जाएंगे। पीबी फिनटेक की बात करें तो एक सरप्राइज़ आया है, आपकी जो क्रेडिट बिजनेस है वो जो है 1 क्वार्टर पहले ही आप कह सकते हैं ऑपरेशनली एबिडा पॉजिटिव हो गई है। और डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पे तिमाही दर तिमाही एबिडा में जो है सुधार देखने मिल रहा है। एबिडा लॉसेज जो है हाफ हो चुके हैं, लेकिन इसके प्रोग्रेस के अलावा उनके टारगेट प्राइसेस में क्या चेंज हुई है उस पर भी फोकस करते हैं। और पेटीएम में जो है डबल अपग्रेड्स फॉरेन ब्रोकिंग में देखा गया है। जोमेटो में हालांकि थोड़ी सी कट ज़रूर आई है, 83 रुपीज़ से 78 रुपीज़ प्रति शेयर किया है। और अब बात करेंगे हम पीबी फिनटेक की, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ की लक्ष्य जो है इसे बढ़ा दिया गया और एक अच्छा साइजेबल लक्ष्य बढ़ाया है, लगभग 5 से लेकर 10% तक अक्रॉस द ब्रोकिंग हाउसेस में देखने मिला है। हालांकि डिलीवरी में थोड़ी स्लाइट कट देखी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये न्यू एज कंपनियों का परफॉर्मेंस कैसा रहा जिस पर की बाजार की नज़र थी, उसका एक विश्लेषण शरद आपको भी दे रहे थे। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे नतीजे हैं जिस पर कि हमारी नज़र अब एक एक करके ऑटो कंपनियों के भी नतीजे आना शुरू हो चुके हैं और इसमें इस बीच आयशर मोटर्स के नतीजे भी कल आने वाले हैं। नतीजे उससे क्या अनुमान है ये भी समझ लेते हैं और विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। विनी, बताइए। तो आयशर मोटर के ओवरऑल Q3 नंबर्स जो देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपेयर करें तो म्यूटेड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 2% की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, प्रॉफिट में ग्रोथ अराउंड 12% की एक्सपेक्टेड है, वाइल मार्जिन्स में एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है, 24.6% एक्सपेक्टेड है इबिटा मार्जिन्स पे वर्सेस लास्ट ईयर जो था मार्जिन वो था 23.3%। ओवरऑल जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो गए, रॉयल एनफील्ड पहले उसकी बात करते हैं तो रॉयल एनफील्ड में जो वॉल्यूम्स हुई है वो है 30.6% की वॉल्यूम ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और अराउंड 6.6% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वॉल्यूम पे। मेनली जो वॉल्यूम हेल्दी क्यों है, क्योंकि उसका क्या था, अच्छा लॉन्च, उनकी जो लॉन्च थी हंटर्स की वहाँ पे अच्छी रिस्पांस आई हुई थी और ईजिंग ऑफ चिप शॉर्टेज भी है, चिप शॉर्टेज में जो तकलीफ थी वो भी कम हो रही है, इसीलिए अब उसका भी एक फैक्टर प्ले आउट हो जाता है रॉयल एनफील्ड के लिए। एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स वहाँ पे कंसर्न थी क्योंकि 2% की ग्रोथ हुई थी, तो वो मेनली था कि स्लो डाउन हुआ था EU रीजन में और राइजिंग इन्फ्लेशन एक कंसर्न था एक्सपोर्ट की वॉल्यूम ग्रोथ में। ओवरऑल अगर इम्पैक्ट देखें जो आ रही रॉयल एनफील्ड की मार्जिन्स में तो वो है क्या है, ऑपरेटिंग लेवरेज, फिर रॉ मटेरियल टेलविंड्स है जो हेल्प कर रहे हैं मार्जिन्स को, कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स है जो मार्जिन्स में है सपोर्ट करेंगे मार्जिन्स को, और ऑब्वियसली जो हायर मिक्स था ऑफसेट हो चुका है बाय हंटर की जो लॉन्च थी उनकी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है आरई के लिए। अभी VCV की बात करें तो वहाँ पे मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे, हायर CV वॉल्यूम्स है और सॉफ्टनिंग RM कॉस्ट सपोर्ट कर रहे हैं उनके वहाँ पे मार्जिन्स को, और ओवरऑल EBITDA मार्जिन्स वहाँ पे एक्सपेक्टेड है अराउंड 7% पे आएंगे। मेन फैक्टर्स जो वॉच आउट करेंगे उनकी नई लॉन्च प्लान्स क्या है, सेल्स आउटलुक क्या है आगे जाते हुए स्पेशली ओवरसीज मार्केट में, और ओवरऑल व्यू क्या है उनका EV बाइक्स पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक्स पे, और प्रोडक्ट मिक्स क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिनी आपका ये जानकारी देने के लिए। तो ये थे आयशर मोटर्स के नतीजों का अनुमान। अब आगे बढ़ते हैं और बंगलुरु में एरो इंडिया शो की धूम चल रही है। इस पर इसका पूरा जायजा लिया हमारी संवाददाता शिवानी ने।
and nose, diving sharply. Taking you for a rock and roll. Here he goes, spinning right in front of the day. और ये था टीम लीडर का सल्यूट हमारे मुख्य अतिथि को. भारतीय सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए उनकी बेहतर निगरानी बेहद जरूरी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एरो इंडिया में जो अब हम आपको दिखाने वाले हैं वो ड्रोन्स हैं जो अब जल्द ही भारतीय सेना में इंडक्ट हो जाएंगे। यहाँ आप देखिए ये है मिस्ट्राल काइट टेथर्ड ड्रोन सिस्टम जो बड़े समय तक यानी इंड्योरेंस इसका काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लंबे वक्त तक ये हवा में रह सकता है और निगरानी कर सकता है। और इस ड्रोन की क्या खासियत है और कैसे ये हमारे वेस्टर्न या नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर जाकर हमारी भारतीय सेना को और ज़्यादा ताकतवर बनाएगा, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ GM पवन वशिष्ठ जी हैं। सर, ये कैसे खास है और इस ड्रोन की खासियत आप बताइए। So basically, this drone is meant for longer surveillance. जैसे जनरली ड्रोन क्या होता है कि 20-25 मिनट के लिए you fly it out and then your battery goes down and you have to bring it back. Now this one is for persistent surveillance, means 6-7 घंटे, एक दिन, उसके लिए अगर आपको रखना है, so you can have this drone flying up और इसका payload could be a camera जो कि आपको 4-5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक दिन में या रात में आप उसको पूरा सर्वेलेंस कर सकते हैं। इसमें सर्च एंड रेस्क्यू के लिए कभी नाइट एरिया है, आप इसमें फ्लड लाइट्स लगा सकते हैं, पूरा एरिया कैन बी फ्लड लिट सो दैट यू कैन डू योर ऑपरेशंस। उसके बाद इसमें कभी कभी कम्युनिकेशंस के लिए रिपीटर यू कैन पुट इट इन सो दैट यू कैन एस्टैब्लिश लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। सो द मेन application area is wherever I need longer surveillance या persistent surveillance, this tether drone can come into picture and it will be powered from down. It cannot be jammed because this tether cable will be used for drawing the power or even the video data. So, अगर हम भारत की बात करें, भारत की सीमाओं की बात करें, बहुत संवेदनशील है और ऑल्टीट्यूड की भी बात करें, हाई ऑल्टी रीजन है, क्या वहाँ पर भी ये सक्षम और सक्रिय है? और अगर वेस्टर्न बॉर्डर की बात करें, बहुत गर्म होता है वो बॉर्डर, रेतीला रेगिस्तान है, क्या उन सब इलाकों में भी ये कारगर है? So, ये ड्रोन मिल ग्रेड है। मिल ग्रेड मतलब कि इट कैन वर्क फ्रॉम -20 to 40-50 degrees of temperature. So right now Indian Army is already procuring these kind of tethered drones. There is already tenders out and we are doing trials. We have conducted trials in Gulmarg, Tawang for these kind of drones actually. तो तवांग में इसका ट्रायल हो चुका है और बहुत जल्द ये भारतीय सेना का हिस्सा भी बनेगा, जैसा कि हमें वशिष्ठ सर ने बताया। और बहुत अहम ये है कि जब ट्रायल्स होते हैं तो बिल्कुल वहाँ की जो कंडीशंस होती हैं, क्या ज़रूरत है वहाँ की जो हमारे सोल्जर्स हैं उनकी, कैसे उन्हें दुश्मन को देखने के लिए आगे जाना पड़ता है, कैसे रिसोर्सेज हमारे डिप्लॉय होते हैं, दिन हो या रात हो, कैसा भी मौसम हो, तो उस मौसम में ये जो ड्रोन है ये लंबे समय तक आकाश में रहकर दूर से निगरानी कर सकता है, दुश्मन के किसी भी मूवमेंट पर नजर बनाए रख सकता है। और यहाँ पर एक और डिवाइस है जिसको लगाया जाता है इस पर्टिकुलर ड्रोन में। ये जो डिवाइस है ये कैसे और इसकी ताकत को बढ़ाती है, इसके बारे में बताइए। सो ये भी एक मिल ग्रेड है, ड्रोन है जिसमें सर्वेलेंस पेलोड रहता है। इसमें नाइट में थर्मल इमेजिंग या फिर डे में डे कैमरा, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग एंड्योरेंस के लिए। सो दिस कैन फ्लाई एट हाई एल्टीट्यूड फॉर एन आवर और सो विद द मोटर्स विच आर देयर सो दैट आई कैन गेट मोर थ्रस्ट एंड इट कैन फ्लाई। एंड मेन इसका है पेलोड कैमरा है, सो इसका मेन पर्पज सर्वेलेंस के लिए है। तो लगातार भारत में बनने वाले साजो सामान से हमारी सेनाएं और ज़्यादा सशक्त हो रही हैं और इस तरह के जो ड्रोन्स हैं वो जल्द ही सेनाओं का हिस्सा बनने वाले हैं। और एरो इंडिया में बेंगलुरु में इन्हें प्रदर्शित किया गया है ताकि पूरी दुनिया देख सके कि भारत कैसे अपने दम पर अपनी सेना को मजबूत कर सकता है और अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है।